बाजार बोलता है। इसमें एफ आई डी का डेटा एक बार देखते हैं, क्योंकि एफ का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि एफ थोड़े से अब नेट बायर होने लगे हैं, ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को फिर आपको पढ़ना बंद करना पड़ता है। लेकिन फ्राइडे का सेशन थोड़ा मिक्स था। एफ ने फिर माल सेल किया और डी ने माल बाय किया। हालांकि पिछले वीक में 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में एफ अच्छी खरीदारी करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल। ग्लोबली मार्केट्स में काफ़ी निश्चितताएं बनी हुई हैं। कभी साउथ कोरिया में प्रॉब्लम आता है, कभी फ्रांस में पॉलिटिकल क्राइसिस, कभी अब सीरिया में प्रॉब्लम हो गया। डाउ रेड मार्क में बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में। शंघाई और हैंगसेंग यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। निकाई में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोस्पी अगेन साउथ कोरिया में करीब 2.5% की गिरावट उनके इंडेक्स में देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट साउथ कोरियन मार्केट्स पर अब विजिबल होने लगा है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन काउंटर्स में देखें तो सीएट लिमिटेड, जैसा हम बात भी कर रहे थे, तो इसमें एक डील हुई है जिसकी वजह से इनका काउंटर आज 10.5% ऊपर है। आईटीआई लगातार अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ काउंटर 10% ऊपर आ गया। MTNL में 7% का उछाल, एंशिल 1 में 5.5%, ICIL में करीब 5.5% की तेजी बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स हैं, यानी कि आज के मार्केट में गिरावट दिखा रहे हैं। तो उसमें आज सबसे ऊपर आता है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर 9.5%, न्यूलैंड लैब करीब 8.5% और लॉरस लैब और मैरिको, इन सभी में करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। विनीत सर, पहले मैं कुछ ग्लोबल क्यूज़ पर बात करता हूं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जब से बाइडेन सरकार जाने वाली है और जब से ट्रंप आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है सारी कुछ तैयारियां हो रही हैं। सर, सीरिया में विद्रोहियों ने सत्ता पलट दी, वहाँ साउथ कोरिया में सत्ता पलट की तैयारी हो रही है, फ्रांस में भी काफ़ी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। सर, कैसे देखें ग्लोबल इस जियोपॉलिटिकल थिंग्स को? देखिए, ये जो पावर स्ट्रगल जो चालू है इन द यूएस और ग्लोबल बेसिस पे, उसमें ये जो डीप स्टेट है वो ट्राई कर रहा है कि चीजें इतनी खराब कर दे कि आने वाले इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को 4 साल निकल जाए इनकी सारी पॉलिसीज को दुनिया की सिचुएशन को सुलझाने में। तो ये हो गया पावर स्ट्रगल। पर मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है अभी, वो एक उनके एजेंडा के बेसिस पे हो रहा था। उनको 6-7 कंट्री में चेंज करनी थी रेजिमेंट। 2002 से प्लान था, उनमें से काफी स्टेट्स के चेंज हो चुके हैं। और हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। एंड उसके चलते हमें लगता है कि ये भी काफी इंडिया पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में जो बांग्लादेश है, यहाँ पे सीरियन टाइप ऑफ टेरर इंपोर्ट हो रहा है। तो ओके। ये पॉलिटिकल सिचुएशन और बांग्लादेश जो इंडिया के साथ कर रहा है प्रोवोक करने की चेष्टा, इंडिया प्रोवोक नहीं होगा पर वो टेंशन बनती रहेगी। तो जब तक ये टेंशन बनती रहेगी, हमें नहीं लगता है कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा सुधर सकता है। बिल्कुल। सर, आपने बांग्लादेश की बात की, मैं अभी टेक्सटाइल शेयर्स देखने लगा था, लाइक सतलुज टेक्सटाइल, नाहर स्पिनिंग, इन सभी में कॉटन यार्न की कंपनीज में अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। सर, हाउ डू यू सी दीज टेक्सटाइल कंपनीज लाइक कॉटन यार्न कंपनीज एंड रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी? सो आई थिंक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। किटेक्स ओके। गारमेंट्स ने बताया कि उनका 1,000 करोड़ का टर्नओवर वो 5,000 करोड़ करेंगे आने वाले साल में। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा। और रेमंड मिल्स में भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दो काउंटर काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। जी। आज गोदरेज कंज्यूमर में सर 10% नीचे आ चुका है। कुछ एक जो कंसर्न आई हैं, डाउनग्रेड्स आए हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, क्या कुछ लग रहा है सर गोदरेज कंज्यूमर में? देखिए, उन्होंने गाइड किया है, इसलिए स्टॉक ऑलमोस्ट 10% डाउन था मॉर्निंग में। उन्होंने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने बोला है कि इंडिया में उनके स्टैंड अलोन में प्रॉब्लम्स है। ओके। स्टैंड अलोन मतलब इंडिया के स्टॉक है। तो उनका जो पोर्टफोलियो है इंसेक्टिसाइड्स का,
वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि अ, इतने मॉस्किटोज नहीं है मार्केट में। और दूसरी चीज है कि इनका जो लोकल पोर्टफोलियो है उसमें वो बोले कि स्लो डाउन है और इन्फ्लेशन काफी परसिस्टेंट है। तो ये चीजें हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, लोकल कंजम्पशन के लिए। और जो पहले हम लोकल कंजम्पशन देख रहे थे वो लगता है कि ये क्वार्टर में भी बना रहेगा। बिल्कुल। ये सर एक अलग ही केस है कि इंसेक्टिसाइड्स कम होने से आजकल अब शेयर गिरने लगे हैं। वेरी यूनिक केस। और गोदरेज कंज्यूमर आज 10% नीचे है। कंपनी ने कहा है कि यस, उनके जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं, यानी कि घरों में जो मच्छरों की कमी हो गई है, उसकी वजह से शेयर आज 10% नीचे। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और सर साबुन की भी वो बोल रहे हैं कि सोप्स की भी डिमांड कम हो गई है। लोग नहा भी कम रहे क्या? सर्दियां मेरे आ को गई लगता हैं। है मेरे को लगता है दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसकी वजह से लोगों ने नहाना भी कम कर दिया। बिल्कुल। ये तो एक यूनिक ही केस बना है। एनी केस, आगे बढ़ते हैं। सर कुछ और खबरें। इम्पॉर्टेंट था कि सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल की जो प्रीमियम था उसको घटाया है। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप बोले। उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक तो यूक्रेन को एड कम करूंगा और दूसरा कि युद्ध विराम करने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। तो सर कैसे देखें ये दोनों ही चीज़ें? एक तरफ ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल पर क्या इम्पैक्ट होगा? सऊदी अरब पहले ही ओपेक की बैठक के बाद यहाँ पर अरब जो एशियाई देश हैं उनके लिए क्रूड ऑयल का प्रीमियम घटा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रीमियम तो घटना ही है क्योंकि इतना स्लो डाउन हो रहा है इकोनॉमी में ग्लोबली। एंड उसकी वजह से प्रीमियम घटना ही चाहिए। और ये जो एशिया प्रीमियम है वो अगर सऊदी अरेबिया को अपना स्टॉक बेचना है और उनको वॉल्यूम चाहिए तो उनको पैरिटी रखनी पड़ेगी वेस्टर्न एंड इंडियन प्राइस, ईस्टर्न प्राइसिंग पे। ये क्यों प्रीमियम रखा है हमें समझ में नहीं आता। ये पॉलिटिकल प्रीमियम है और वो हाई हैंडेडनेस निकलता जा रहा है। और इससे आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि पावर इज नाउ इक्विलिब्रियम हो रहा है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। एग्जैक्टली। सर तो अगर ये युद्ध रुकते हैं और ये जो बड़ा युद्ध रुकता है रशिया यूक्रेन वाला, और जिस तरह से प्रीमियम घट रहे हैं, इससे क्या लगता है सर जो इंडियन रिफाइनरी कंपनीज हैं लाइक एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस, इन सभी पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये देखिए, पॉजिटिव होती रहेंगी क्योंकि पूरा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लो अप कर दिया है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशियन ऑयल यूरोप में आए। और इनकी जो वॉर थमने के कारण जो रिकवरी होगी यूरोप में, उससे क्या होगा कि ये लोग गैस यूएस से खरीदेंगे और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंडिया से लेंगे। क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी वर्ल्ड में किधर भी नहीं है, आने में टाइम लगेगा। और उसमें ये सब शेयर्स में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। जी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सर, रूस से चीन को भी गैस की जो सप्लाई है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच चुकी है। इस साल 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की गैस सप्लाई के एस्टिमेट्स आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर गैस कंपनीज को? ये कुछ गैस मार्केट में भी उथल पुथल होगी लाइक पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इन सभी के लिए? देखिए, जो एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस है, इनको एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट बेसिकली जो इनको एपीएम गैस मिलता था उसका ड्रॉडाउन हो गया है, वो कम हो रहा है। तो उसकी वजह से इनको आरएलएनजी ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ती है और वो इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर पाते हैं कॉस्ट। तो उन्होंने अभी 1.5 रुपया पर केजी बढ़ाया है दिल्ली में। और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे और एक 3 प्राइस हाइक्स आ सकते हैं 1 से 1.5 रुपए के। तो ये ग्रेजुअल पास ऑन होगा तो मार्जिन ग्रेजुअली रिकवर हो जाएंगी। और हमें लगता है कि ये स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे इनको लेना चाहिए। जी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सर टाटा पावर में हुआ है। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ही गाइडेंस दे रहे कि हम अगले 5 साल में
अपनी कंपनी को डबल कर देंगे, रेवेन्यूज़ को 2030 तक 1 लाख करोड़ के पार पहुंचाने का लक्ष्य है उनका, कि एनुअल रेवेन्यू उनका 1 लाख करोड़ के पार हो। और जो नेट प्रॉफिट है अभी 4200 करोड़ रुपए का आता है कंपनी का, उसको बढ़ाकर 10,000 CR के पार ले जाने का वो टारगेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो डबल करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कैपेक्स पर खर्च है हम उस पर भी काफ़ी खर्च करने वाले, 25,000 करोड़ रुपए ऑन एनुअल बेसिस हम हर साल करेंगे अगले 5 साल तक। कैसे देख रहे हैं सर टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी जो कि खुद कह रही है कि हम 5 साल में डबल हो जाएंगे? आपको दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन थीम जो है वो बहुत ही सॉलिड है और रॉक सॉलिड है। और जितना हम ग्लोबल एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को कम करना चाहते हैं उतना रिप्लेसमेंट होगा। इंडिया में ग्रोथ काफी सराहनीय है। तो हमें लगता है कि टाटा पावर के जो प्रोजेक्शंस है रियलाइजेबल है। और हमें लगता है कि इनमें जरूर निवेश करना चाहिए। इनका जो नया गाइडेंस इन्होंने जो दिया है कि टर्नओवर डबल करेंगे और प्रॉफिट 1.5 गुना करेंगे, तो उसमें इनकी वैल्यू सब लगभग 650-700 रुपए तक जाएगी आने वाले 3 से 4 साल में। तो अगर आप इसमें आप 3 से 4 साल का व्यू रखते हैं तो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं लेने के लिए। जी, आज सीएट के काउंटर पर भी सर 10% की तेजी है। कंपनी पर खबर आई है कि कंपनी एक्वायर करने वाली है कैस्मोस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टायर एंड ट्रैक बिजनेस फ्रॉम द मिशलिन ग्रुप, करीब $225 मिलियन में। सर ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है काउंटर पर? मुझे लगता है कि प्राइस में आ चुका है इसका इम्पैक्ट। तो यहाँ से और एक 5-1 टका बढ़ सकता है, पर उससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं रखते इसमें। जी, एक और काउंटर सर पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर अगर देखें तो खबर आ रही है कि पुष्पा 2 ने तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है और सबसे तेज 1,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली ये मूवी बन जाएगी इंडिया की। फिल्म ने 4 दिन में ही करीब 800 करोड़ का बिजनेस कर दिया, ऐसे एस्टीमेट्स आ रहे हैं। और पीवीआर आइनॉक्स का शेयर सर नीचे आ रहा है, ये कैसा कोरिलेशन चल रहा है? देखिए, पीवीआर आइनॉक्स ने ना उन्होंने एक रिकंस्ट्रक्शन क्या रिफॉर्म का प्रोग्राम बनाया है। और हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग काफी करने का संयम लिया है। दूसरी चीज क्या है ना, ये अपना बिजनेस मॉडल काफी चेंज करे तो ओपेक्स उनका कम होने की संभावना है आगे जाके। और रेवेन्यू शेयर ज्यादा बनेगा विद द जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये शेयर अगर आपको नीचे के लेवल्स में ले तो आप इसको एक वैल्यू बाय के हिसाब से खरीद सकते हैं। ओके सर, क्या टारगेट्स रखें इसके? देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए अभी जो 25-26% का इनका जो ऑक्यूपेंसी है, हमें लगता है कि आगे जाके अच्छा ही रहने वाला है। ये वर्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और हमें लगता है कि ये जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो जो ले रहे हैं और इसके साथ में जो एक्टिविटीज आ रही है उसके बाद में ये शेयर रिवर्स होना चाहिए। पर ये स्टॉक है ना, आप जब बाजार गिरे तभी लेना है, अभी लेना नहीं। बिल्कुल सर, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वीक में होने वाला है, दो इनफैक्ट। एक है चाइना में जो स्टिमुलस को लेकर बात होगी, उनकी जो इकोनॉमिक जो सबमिट होती है हर साल इसी समय पर, जिसमें वो अगले साल का एजेंडा तैयार करते हैं। वेडनेसडे को मीटिंग होने वाली है, उसमें शी जिनपिंग और उनके जो रेगुलेटर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। वेडनेसडे से मीटिंग शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि अगर उनको 5% की अपनी जीडीपी ग्रोथ इंटैक्ट रखनी है फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, तो उनको कुछ ना कुछ स्टिमुलस देने होंगे। सर कैसे देखें मेटल काउंटर्स को? देखिए ना, ये जो चाइना रिकवरी में अब ज्यादा रीड नहीं कीजिए। और स्टिमुलस अगर अनाउंस करते हैं तो मेटल स्टॉक्स जरूर संभावनाएं बढ़ जाएंगे। पर वो है ना, आपको ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से खरीदने चाहिए, नॉट एज अ कोर इन्वेस्टमेंट आइडिया। ओके एंड सर दूसरा, ईसीबी के रेट कट की बातें हो रही है, इस वीक में ईसीबी की भी बैठक होने जा रही है।
कैसे देख रहे हैं सर यूरोपियन मार्केट, मतलब जो यूरोप से जो हमारी रिलेटेड कंपनीज हैं? देखिए, ग्रोथ तो स्लो डाउन है ही, और अगर ये वॉर थम जाती है तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो उसके संभावना ये जो रेट कट आ रही है वो मुनासिर है, और उसके पीछे स्टॉक्स चल सकते हैं। ओके जी सर। तो इसमें जैसे एक हमारे दर्शक भी हैं, वो पूछ रहे हैं गोकुल दास एक्सपोर्ट पर उनका कुछ एक्सपोजर है और इन्होंने 1100 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? नहीं, देखिए, जैसे हमने बात की कि इट इज गुड फॉर द टेक्सटाइल गारमेंटिंग स्टॉक्स, तो वो हिसाब से आप ये स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। आज ये स्टॉक अच्छी तरह से फ्लाई कर रहा है, और मेरे को लगता है अगर ये 1100 के लेवल के ऊपर जाता है तो न्यू हाइज में आ जाएगा, तो आप इसमें बने रहिए। इसमें आपको है ना ऑलमोस्ट 250 रुपए की तेजी आ सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 1020। तो अगर उसको पकड़ के चले तो आपको 1300 के आसपास का भाव दिख सकता है। जी विनीत सर, इस समय आप सबसे ज़्यादा बुलिश किस सेक्टर पर हैं? लाइक हमने देखा कि बैंक में अच्छी खरीदारी, मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें कि एफआईज ने जो बैंकिंग सेक्टर में 15 नवंबर तक तो बहुत मैसिव सेलिंग की थी, अक्टूबर और 15 नवंबर तक, लेकिन 16 नवंबर के बाद से उन्होंने एक मैसिव बाइंग भी की है। तो हमने देखा भी कि बैंक निफ्टी ने पुल अप किया है, इनफैक्ट उन्होंने आईटी में भी बाइंग की है। सर कैसे देखे बैंक निफ्टी, आईटी, बाकी और जो दूसरे सेक्टर्स है, कहां पर आप सबसे ज्यादा बुलिश रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एक्सपोर्ट स्टॉक्स में ही, फॉरेन करेंसी अर्निंग स्टॉक्स में ही तेजी रहेगी। हमारा हमारा अंदाज है कि रुपी आर्टिफिशियली बुलिश है, और इसमें करेक्शन आनी चाहिए। ये 87 88 रुपीज तक जाना चाहिए इन द शॉर्ट रन। और अ, अगर हम ये चीज ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स वुड बी द बेस्ट बेट टू होल्ड ऑन टू, जहां तक मोमेंटम चालू है। पर अगर यूएस मार्केट नेगेटिव होता है तो आपको आईटी स्टॉक भी बेचने पड़ेंगे, तो आप यूएस मार्केट को ध्यान में रख के ही आईटी स्टॉक्स खरीदें। जी सर, ओला इलेक्ट्रिक, इस पर आपका व्यू जानना चाहता था, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी सारे दर्शक आईपीओ पर जो लिस्टिंग के बाद जो गेन हो रहा था इस काउंटर पर, जो मोमेंटम आ रहा था, और उस समय जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई थी लाइक गोल्डमैन सैक्स और जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे कि 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, हालांकि उन लेवल्स तक गया भी था, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आई थी जब ये काउंटर रिट्रेस हो रहा था। सर हाउ डू यू सी ओला इलेक्ट्रिक? देखिए, हम ये स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि चार ही मेजर प्लेयर्स बचे जो सीरियस प्लेयर है। एक तो तीन है, टीवीएस, होंडा और बजाज, एंड चौथा भी ओला इलेक्ट्रिक है। और ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग वेरी अग्रेसिव रोल आउट किया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैन इंडिया रीच बनाने के लिए। तो हमें लगता है कि शॉर्ट रन में मार्केट शेयर मेंटेन हो जाएगा, और जब तक ये मार्केट शेयर 30% प्लस के ऊपर मेंटेन करते हैं ना, हमें लगता है कि ये स्टॉक जो प्रीवियस हाई था उधर तक पहुंच सकता है। जी एनटीपीसी ग्रीन सर, आईपीओ से इतनी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद तो शायद नहीं थी, जिस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, लेकिन जिस तरह से काउंटर चला है और सस्टेन कर रहा है इन लेवल्स पर, ये वैल्यूएशन या ये लेवल सस्टेनेबल है? क्योंकि नो डाउट कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी एट दीज वैल्यूएशन इज जस्टिफाइबल सर? देखिए, आपको ये स्टॉक है ना लॉक एंड की में रखना है लेके, इसको आप देखिए मत। हम ओके। सिर्फ पावर जनरेशन की बात करें थे, ग्रीन एनर्जी। देखिए, आज 3 गीगावाट बना रहा है, इसको 2032 तक 60 गीगावाट करना है, तो ग्रोथ आती रहेगी। और अभी ये हाल ही में उसने अनाउंस किया है कि वो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टी एन डी। तो ये भी एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर है। तो हमें लगता है कि ये नॉट ओनली पावर पावर जनरेशन करेंगे, बट देयर इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑल्सो। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन आगे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा ये स्ट्रैटेजी है। उनको थोड़ा डेट लेना पड़ेगा,
और उनको एक सेकेंड लेवल ऑफ आईपीओ करना पड़ेगा बहुत जल्द। हमें लगता है कि एक साल के अंदर और एक राउंड आएगी डाइल्यूशन की। तो सारी चीजें नजर में रखते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक को आपको लेके बैठ जाना है। ओके सर, अदानी स्टॉक्स, इस पर आपका काफ़ी पैनी नज़र रहती है। क्या कुछ आपने इसको रीड किया, कैसे रीड किया कि ये सारा कुछ यूएस की तरफ से आया? अब क्या करना है? देखिए, इसमें हमारे हिसाब से बहुत वैल्यूज है कंपनी में। जिस तरह से ओके। टेक डाउन किया है आज, जो अडानी एंटरप्राइज 2400 रुपए में कोट करता है, हमें लगता है कि इसमें लगभग 80 to 100% की अपसाइड है। ओके। पोर्ट्स इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसमें भी हमें 40 to 50% की अपसाइड लगती है। तो जहां तक अडानी स्टॉक्स है, इसमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन आप है ना, थोड़ा लेके, स्मॉल क्वांटिटीज लेके आप इसको भूल जाइए। क्योंकि क्या है ना, इसमें जो वॉलेटिलिटी है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट से आ रही है, इट इज नॉट कंफर्टिंग। तो इन्वेस्टर्स नहीं ले रहे स्टॉक को अभी, क्योंकि उन्होंने 3 बार मार खा चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा स्टॉक्स की ओर। लेकिन ये हमें, हमारे हिसाब से ये काफी वैल्यू है इनमें, और ये वैल्यू स्लोली अनलॉक होगी, इमिजिएटली नहीं होने वाली। जी, तो सर कौन, लाइक अदानी एंटरप्राइजेज यू हैव मेंशन्ड, अदानी पोर्ट्स यू अडानी हैव मेंशन्ड। एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन आर द टॉपिक्स। ओके, ठीक है। सर और कोई टॉपिक्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जो आपकी रडार पर हैं? देखिए, आप इस समय पे ना, हम अ, थोड़ा सा संयम रखने को, वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहेंगे मार्केट में। मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है, पर हमें लगता है कि ये रिकवरी शॉर्ट लिव्ड रहने वाली है, और हम वापस लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अनुमान, आपको थोड़ा रुकना चाहिए शेयर लेने के पे। ओके, बिल्कुल। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं आज मार्केट को और कैसे रीड कर रहे हैं इंडेक्स के मूवमेंट्स को? और देखिए, मार्केट ठीक ठाक खुला है। ऑन द डिप्स बाइंग बनेगी। 6 कंटिन्यूअस अपडेट हो चुके हैं निफ्टी पे, 5 कंटिन्यूअस अपडेट हो चुके हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में फ्राइडे इनसाइड बार था, नैरो रेंज था, लेकिन बैंक निफ्टी में वाइडर सेशन था। तो शार्प रन अप है, थका हुआ है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और पुल बैक की जरूरत है। निफ्टी आज पुल बैक रेंज से रिएक्शन जरूर दे रहा है। हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,580 620 की रेंज में, वहां से रिएक्शन जरूर दे रहा है, लेकिन रिएक्शन जितना शार्प होना चाहिए बाइंग के लिए उतना शार्प नहीं है। तो मैं बाइंग अवॉइड करके चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और डिप लेगा 24,480 24,500 की रेंज में। और बैंक निफ्टी मेरे को 52,800 आते हुए दिख रहा है। लीडर इन द पैक बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी 52,800 पे, वहां पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई बनाएगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बैकिंग की वजह से। निफ्टी थोड़ा धीरे बनाएगा क्योंकि एफएमसीजी पिट रहा है, रिलायंस थोड़ा सा थका हुआ है। निफ्टी बाद में ऑल टाइम हाई बनाएगा, बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई बना लेगा। जी, मार्केट में इस समय देखें तो 190 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी में 63 पॉइंट। तो जब हमने शो शुरू किया था उस समय से थोड़ी सी माइल्ड रिकवरी तो मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से रिकवरी हम मान नहीं सकते। अंशुल जी, एक काउंटर एशियन पेंट्स, ये काउंटर आज 2% गिरा हुआ है और नए लोज बना रहा है, 52 वीक लोज। कैसे देख रहे हैं एशियन पेंट्स को? देखिए, एशियन पेंट्स को आपको समझना है तो आपको एलएनटी का चार्ट खोलना चाहिए। एलएनटी जब गिर रहा था और पूरी दुनिया पेसिमिस्टिक थे, तब से हम कहते आ रहे थे कि एलएनटी बॉक्स के बॉटम पे है, बाई करके चलिए। आधे की एलएनटी ना सिर्फ बॉक्स के हाई पे है, बॉक्स का आज के सेशन में ब्रेकआउट देके फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है और 4500 तक जा रहा है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर एशियन पेंट्स पे है। बड़ा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के लोअर एंड से हल्का सा नीचे है, 2490 आता है बॉक्स का लो, उससे हम 100 पॉइंट नीचे हैं। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बाइंग का मौका मिल रहा है। यहां से इन्वेस्टर्स अगर बाई करके छोड़ते हैं
तो बॉक्स का हाई 3500 रुपये आएगा और 3500 के ब्रेकआउट के बाद 4200 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा बाइंग का मौका है। ट्रेडर्स के लिए कोई मूव नहीं दिख रही है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए।